हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी रीडर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो बेसिक ये ब्रीजिंग क्लास वीडियो है, इसमें जो फर्स्ट वीडियो आपने देखा था वो देखा था ट्रिग्नोमेट्री का, और जो सेकंड क्लास हमने किया था वो किया था ग्राफ का। ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करेंगे। और जो ये तीसरा वीडियो है जो ब्रीजिंग क्लास का है, ये वीडियो में आप जानेंगे कि बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। और डिफरेंशिएशन जो है बिना इसके फिजिक्स में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर चैप्टर में हमें जो है डिफरेंशिएशन सीखना होगा, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन आएगा, क्योंकि मैथ इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि डिफरेंशिएशन क्या है, और डिफरेंशिएशन के कुछ टूल्स यानी कि जो फॉर्मूला होंगे उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। और डिफरेंशिएशन एक्चुअल में नीड क्यों पड़ा डिफरेंशिएशन का। तो इस चीज को अगर बेसिक लेवल पे देखा जाए तो डिफरेंशिएशन का नीड तब हुआ जब न्यूटन को जो है, अगर न्यूटन को कुछ ऐसे मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ा जबकि आपको एनालिसिस के लिए, फिजिक्स के कुछ एनालिसिस के लिए, जैसे कहाँ पे मैक्सिमा होगा, कहाँ पे मिनिमा होगा, और कहाँ पे जो है स्लोप कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस लेवल, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे। तो जब हम इंस्टेंट की बात करेंगे तो टाइम के बारे में आप जानते हैं कि टाइम क्या है, टाइम वेरिएबल है, टाइम हमेशा बदल रहा है। तो टाइम कोई फिक्स्ड नहीं है। जब हम एवरेज की बात करते हैं तो वो इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी इंस्टेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो टाइम तो रुक नहीं सकता है। तो उस चीज को एनालिसिस करने के लिए आप जो, जैसे मैथ में कर्व्स के बारे में आप सीखेंगे, कर्व्स का कोई इंस्टेंट पे स्लोप क्या होगा, तो वहां पे आपको डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन आएगा। मैक्सिमा मिनिमा सीखेंगे, उस केस में हमें आएगा। या मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे रेट मेजर। तो ये सब चीज जो है हम फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन है। और फिजिक्स में अगर हम इस एप्लीकेशन को अच्छे से जान जाते हैं तो जो जेई मेन का क्वेश्चन होता है, जो जेई एडवांस का क्वेश्चन होता है, या जो नीट लेवल का क्वेश्चन आएगा, उसमें आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से इसको इम्प्लीमेंट करोगे और इसको अप्लाई करके क्वेश्चन को आसान कर लोगे। लेट्स सी, इट इज दैट बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन में हमें सबसे पहले जो जानना है वो क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन हम जब भी करेंगे तो वो किसी न किसी फंक्शन का करेंगे। यानी कि फंक्शन किसी के फॉर्मेट में हो सकता है। फंक्शन क्या होता है, पहले थोड़ा सा ब्रीफ हम आपको फंक्शन का बता देते हैं कि जब भी हम फंक्शन लिखेंगे तो y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मेट में हम लिखेंगे। और ये फंक्शन जो है कितने तरह का हो सकता है। तो ये फंक्शन आप जानते हैं कि ये फंक्शन जो है या तो अलजेब्रिक हो सकता है, अलजेब्रिक काइंड ऑफ फंक्शन होगा। अलजेब्रिक काइंड ऑफ फंक्शन का मतलब हो गया कि y को आप ऐसे लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 1। 3x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे y किसका फंक्शन है, y जो है x का फंक्शन है। तो इसमें दो वेरिएबल आप देख रहे हैं, एक कौन सा वेरिएबल है, x, और एक y है। y को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। y को हम लोग क्या बोलते हैं, y को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और x को क्या बोलेंगे, x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को हम लोग बोल देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब क्या है, क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि एक तरह से आप समझिए y जो है ये आपका आउटपुट है। y क्या है, आउटपुट है। और x जो है इसमें आपको, x का जो वैल्यू आप रखोगे ये एक तरह से आपका जो होगा वो इनपुट है, इनपुट। तो कभी भी हम जानते हैं कि आउटपुट जो है ये रिजल्ट होता है, और इनपुट जो है ये आपका इनपुट है कि एक आपने उसमें क्या लगाया, जिसके मैकेनिज्म के बेसिस पे आपको आउटपुट मिला। तो जब हम x और y को डिनोट करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स में, तो इसमें दो वेरिएबल जो x और y है, उसमें x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए बोल रहे हैं कि इनपुट कभी भी जो है, इनपुट जो है वो आपका आउटपुट जो आ रहा है, तो आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे। क्या इनपुट आउटपुट पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। इनपुट कभी भी आउटपुट पे डिपेंड कर ही नहीं सकता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि ये आपका जो है आउटपुट है, तो ये आपके इनपुट पे डिपेंड करेगा। अब उस बच्चे के बारे में आप सोचो जो इनपुट लगा रहा है, हमेशा अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, तो उसका आउटपुट अच्छा होगा, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम ऐसा कह दें कि मेरा रिजल्ट जो है अच्छा हो रहा है, तो हम उस केस में ये क्या मेरा इनपुट अच्छा होगा वैसा,
उल्टा जिसको बोलते हैं, यानी कि आउटपुट जब आप सोच रहे हैं जो y है आपका, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करेगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से इंडिपेंडेंट पे नहीं जाएंगे। इसी को हम लोग फंक्शन बोलेंगे, और इसी के बेसिस पे फंक्शन डिफाइंड होगा। तो एक काइंड ऑफ फंक्शन आपने देखा, वो क्या है? अलजेब्रिक। दूसरा काइंड ऑफ फंक्शन अगर हम बात करेंगे, जो सेकेंड काइंड होगा, वो हो जाएगा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक। क्योंकि पूरे के पूरे मैथ में आप इसी तरह का एनालिसिस करोगे, या तो अलजेब्रा होगा या ट्रिगोनोमेट्री होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में फंक्शन हो सकता है y इज इक्वल टू 10x प्लस सेक एक्स, कुछ भी आपका जो भी होगा, बट वहां पे मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मेट में होगा। ये आपको लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नो मैटर एट ऑल। तीसरा फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक फंक्शन में आपके पास जो है सिंपल y इज इक्वल टू ln x हो सकता है, y इज इक्वल टू ln, और x के जगह पे यहाँ पे क्वाड्रेटिक डाल दिया जाएगा, कुछ भी आपको क्यूबिक डाल दिया जाएगा। ये क्या है? लॉग का फंक्शन है, ये ln x है नॉर्मल फंक्शन, बट ये ln में क्वाड्रेटिक फॉर्मेट आ रहा है। तो इसका इस तरह से जो आपका रिलेशन है। और एक हो जाएगा जो फंक्शन हमारे पास होगा, वो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल, तो यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स फॉर्मेट, या y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स फॉर्मेट। इस तरह के फॉर्मेट को हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मेनली अगर आपका ये चार फंक्शन रहा, नहीं तो मिक्स्ड फंक्शन हो जाएगा। मिक्स्ड फंक्शन, मिक्स्ड फंक्शन का मतलब ये है कि वो इन चारों में से किसी को भी मिक्स किया जाएगा, और उसके बेसिस पे इस तरह आपको फंक्शन को बनाया जाएगा। अब आते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो अलजेब्रिक हो, ट्रिगोनोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, या एक्सपोनेंशियल हो, फिजिक्स में आप जहां भी जाएंगे, तो काइनेमेटिक्स में हो गया, आपको रिलेशन आप देखेंगे कैसे डिस्प्लेसमेंट को टाइम के फंक्शन में लिखा जाएगा, वेलोसिटी को कैसे टाइम के फंक्शन में लिखा जाएगा, एक्सेलेरेशन को टाइम के फंक्शन में लिखा जाएगा, तो वहां भी फंक्शन ही होगा। तो इन सारे चीजों को लर्न करने के लिए जब हम उस लेवल पे जाएंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी फंक्शन हो, चाहे अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल या मिक्स्ड फंक्शन हो, उसमें उसके ग्राफ को अगर हम सोचें, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन को कैसे इंटरप्रेट किया जाए और कैसे इंक्लूड किया जाए, लेट्स सी इट इज। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कोई फंक्शन है, वो इस तरीके का एक फंक्शन हमने मान लिया। दिस फंक्शन वी आर हैविंग y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब ये फंक्शन जो आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इस फंक्शन में ये कोई भी कर्व हमने एक जनरल आपको मान लिया है, और क्योंकि dy बाई डी एक्स हमें सीखना है, इसीलिए तो इस कर्व पे अगर हम कोई एक पॉइंट को कंसीडर करें, जिसका p पॉइंट है, और इसका कंसीडरेशन पॉइंट जो है यहाँ पे ये x एक्सिस है, और ये y एक्सिस, यानी इस p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये x कोऑर्डिनेट तो x हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट आपका जो fx है वो हो जाएगा। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड fx। तो यहाँ पे अगर हम बात करें x और fx क्या है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हो गया, और ये y कोऑर्डिनेट हो गया आपका, क्योंकि y को x के वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो हमें y मिलेगा। ठीक है, यानी x y मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि इस x पॉइंट से, यानी कि जहां पे हमारा x पॉइंट है, यहाँ से ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस आपका x है, इसमें हम लोग थोड़ा सा इजाफा करते हैं, और इसमें हम मान लेते हैं कुछ ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं। लेट्स से समवेयर इट इज हियर, इट इज समवेयर हियर इट इज। तो इस पॉइंट को अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये हो रहा है x प्लस सम डेल्टा x हम मान लेते हैं, यानी कि x में हमने कुछ चेंज कर दिया। तो इस चेंज को अगर हम यहाँ पे लेके आ गए, इस पॉइंट को मान लिए q, और इस q पॉइंट में आपका x कोऑर्डिनेट अब क्या हो गया? x प्लस डेल्टा x हो गया। ठीक है, यानी कि x में आपने जो चेंज किया, एलिमेंटल चेंज या कुछ इंक्रीमेंट किया, आगे बढ़ गया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या फंक्शन में चेंजेस आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, बिकॉज फंक्शन इन द सेंस y की बात हो रही है। तो यहाँ पे x प्लस ऑफ डेल्टा x, इसमें ये आ जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग द कोऑर्डिनेट एट दिस इंस्टेंट। ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट हो गया y कोऑर्डिनेट। कहाँ पे? जिस समय हम x में थोड़ा इंक्रीमेंट किए, और डेल y डेल x हमने ऐड किया। तो कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप y वैल्यू को देखोगे, उस पॉइंट पे जहां पे कि हमने x और y को डिनोट किया हुआ है, इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, तो ये वाला वैल्यू y हो रहा है, और ये वाला वैल्यू जो है ये y प्लस डेल्टा y हो रहा है, y प्लस डेल्टा y हो रहा है।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये कर्व में हमने सारे चीज को डिस्कस कर दिया है जिसका यूज होना है और जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ये समझना है कि हम dy बाई dx को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। लेट्स सी। ओके, तो दैट मीन्स कि आपका जो P पॉइंट था, P पॉइंट को हमने एक्स वाई कंसीडर किया और जो Q पॉइंट हमें निकल के आ रहा है वो हो रहा है आपका x प्लस ऑफ सम डेल्टा x, और इसके करस्पॉन्डिंग में y में जो चेंजेस हो रहा है वो डेल्टा y का हो रहा है। ये दोनों कहाँ पे है? तो ये पॉइंट एक कर्व P पे है और ये पॉइंट जो है दूसरा पॉइंट जो है वो Q पे है। तो अगर हम स्लोप लिखना चाहें, किसका स्लोप लिखना, तो हम जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू क्या होगा। ऐसा आपने स्लोप ऑफ लाइन में आप 2 पॉइंट फॉर्मेट में ये जानते होंगे। उसी के बेसिस पे पी क्यू को हम मान लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड फॉर्मेट है ये सेकेंड। दिस इज व्हाट यू कैन सी हियर, जो इस कर्व को कट कर रहा है तो इस स्लोप लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो इस पॉइंट का स्लोप जो होगा दैट वी आर गोइंग टू राइट हियर इट इज। ओके, तो अगर हम इस एंगल को मान लेते हैं कि ये जो सेकेंड आपका बन रहा है यहाँ पे, और जो हॉरिजेंटल लाइन है यहाँ, दिस वन वी आर हैविंग द हॉरिजेंटल लाइन, तो इसके बीच का जो ये एंगल है, लेट्स सपोज दिस आई एम कंसीडरिंग फाइव मान लेते हैं। तो इसके बेसिस पे क्या हम यहाँ टेन फाइव को लिख सकते हैं? व्हाट इज टेन फाइव? तो इस ट्रायंगल में आप देखिए कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे पी क्यू, और यहाँ जहाँ पे ये 90 बना रहा है, इस ट्रायंगल के में अगर हम इस चीज को देखें तो यहाँ से ये जो है ये डेल्टा वाई है और ये वाला पार्ट जो है आपका ये डेल्टा एक्स है। तो दैट मीन्स कि हम ये चीज कह सकते हैं कि जो टेन फाइव होगा यहाँ पे वो तो हो जाएगा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो डेल्टा वाई को हम कैसे लिखेंगे फंक्शन के फॉर्मेट में? तो आप फंक्शन में देखिए डेल्टा वाई क्या है। अगर हम फंक्शन में देखें तो ये वाई का जो फंक्शन इस की पॉइंट पे हो रहा है, दैट इज व्हाट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वी आर हैविंग, और जो पी पॉइंट पे हमारा फंक्शन है वो एफ एक्स है। यानी कि अगर हम इसमें से इस एफ एक्स को घटा दें तो वो आपका डेल्टा वाई हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग हियर, दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग एफ एक्स प्लस ऑफ डेल्टा एक्स। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम फंक्शन को घटा देंगे तो हमें डेल्टा वाई मिलेगा और फिर नीचे में डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रिलेशन आपको मिल रहा है दिस इज कॉल्ड टेन फाइव। और टेन फाइव को अगर अब हमें चाहिए डी वाई डी एक्स, क्योंकि टेन फाइव तो यहाँ डी वाई डी एक्स नहीं है, टेन फाइव क्या है उस सेकेंड का स्लोप है, पी क्यू सेकेंड का स्लोप है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम चाहेंगे कि क्यू पॉइंट जो है धीरे 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 किसके तरफ चला जाए, घसक घसक के ये चला जाए पी पॉइंट पे चला जाए। तो दैट मीन्स कि पी पॉइंट पे कब जा सकता है? पी पॉइंट पे तब जाएगा जब डेल्टा एक्स जो हमने यहाँ पे लिया है, इस डेल्टा एक्स को जैसे जैसे हम घटाएंगे, इधर की तरफ लाएंगे, इधर की तरफ लाएंगे, इधर की तरफ लाएंगे, तो जैसे जैसे डेल्टा एक्स हमारा घटते जाएगा, हमारा क्यू पॉइंट जो है पी पॉइंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय पी और क्यू ओवरलैप हो जाएगा या क्लोज टू ओवरलैपिंग रहेगा, उस टाइम को हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो रहा है। इट इज नॉट एक्चुअली जीरो, इट इज जीरो, टेंस टू जीरो। तो जिस समय ये पॉइंट जो है व्हेन व्हेन वी ब्रिंग पॉइंट क्यू टुवर्ड्स पॉइंट पी, टुवर्ड्स पॉइंट पी बाय अप्रोचिंग डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। जिस समय हम डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो लेके जाएंगे, घटने लगेगा, तो क्यू पॉइंट जो है डायग्राम में आप देख सकते हैं, क्यू पॉइंट जो है वो घसक घसक के पी के तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम इसको बोल सकते हैं कि जो आपका फाई जो एंगल है, फाई एंगल यू कैन सी हियर व्हाट द फाई एंगल वी आर हैविंग, फाई टेंस टू जीरो हो जाएगा, फाई टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो जिस समय आपका फाई जो है ये टेंस टू जीरो हो जाए, जो डायग्राम में हमने बनाया है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो सेकेंड है आपका, सेकेंड पी क्यू क्या होगा, पी क्यू जो होगा वो बन जाएगा, दिस विल बिकम्स टेंजेंट। तो सेकेंड आपका जो है वो कहाँ बन रहा है, वो क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है, कहाँ पे, टू द कर्व। सेकेंड विल बिकम टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे जो है सेकेंड आपका क्या बन जाएगा, सेकेंड बन जाएगा टेंजेंट, टेंजेंट बन जाएगा।
तो इस पी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो उसका डायग्राम आप एक बार देख लीजिए। लेट्स सी इट इज, वी आर हैविंग दिस पॉइंट, दिस पी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो देयर विल बी अ लाइन हियर, कैन सी दिस लाइन which will meet somewhere on the x axis। तो जिस समय वो x axis पे मीट हो रहा है, लेट्स सपोज दिस एंगल आई एम कंसीडरिंग टू बी थीटा, जो कि पॉजिटिव x axis से बना रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला लाइन जो है आपका, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन जो है, ये लाइन हो गया टेंजेंट, कहाँ पे, टेंजेंट, टेंजेंट टू द, टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी, पॉइंट पी। तो पॉइंट पी यहाँ पे है, इस जगह पे टेंजेंट बन रहा है। टेंजेंट बनने का मतलब हुआ कि ये वाला जो एंगल बना रहा है थीटा से, थीटा जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उस पॉइंट पे, उस सेकंड का जो है, यानी जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाए, जब फाई जो है, फाई, ये जो एंगल फाई मेजर किया गया है, ये फाई का वैल्यू जब टेंस टू जीरो हो जाए, तभी आपका क्यू पॉइंट अप्रोच करेगा पी पे, और पी पॉइंट जो है, उस पॉइंट पे हमें स्लोप अगर चाहिए तो दैट स्लोप विल बी टेन थीटा। तो डेल्टा वाई जो यहाँ पे आपका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो था, जिसको हमने टेन फाइव से नाम दिया है, क्या इस टेन फाइव को हम लोग आगे जाकर के टेन थीटा लिख सकते हैं? तो वो कब लिखेंगे, लेट्स सी इट इज। तो इसमें एक वर्ड यूज होगा लिमिट, जिसको लिमिट आप जो है पढ़ोगे, मैथमेटिक्स वाले बच्चे पढ़ेंगे कि लिमिट क्या होता है। लिमिट का एक पर्टिकुलर चैप्टर ही है जो आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा जो लिमिट हम लगाएंगे, तो लिमिट में यहाँ पे किसको हम लोग कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको, उसका डेल्टा फॉर्मेट को टेंस टू जीरो कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू कैन राइट हियर, इट इज डेल वाई बाय डेल एक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये जो डेल वाई बाय डेल एक्स है, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या फॉर्मेट है, एक्स प्लस ऑफ डेल्टा एक्स। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, एक्स प्लस ऑफ डेल्टा एक्स, यानी कि ये फंक्शन का जो वैल्यू आया है, इसमें से अगर हम फंक्शन के वैल्यू को घटा देते हैं और इसमें डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स को। जो बच्चे मैथ लेंगे वो पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उसमें आपको यही डिफिनीशन होता है फर्स्ट प्रिंसिपल में, और फर्स्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको जो डिफरेंशिएशन आप सीखोगे उसमें यही सब चीज पढ़ाया जाएगा आपको। तो दिस इज व्हाट वी से इट इज। तो जिस समय डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा, उस समय आपका डेल्टा वाई बाई डेल एक्स जो होगा वो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, और dy बाई dx को हम लोग लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f डैश x, और f डैश x इज नथिंग बट द स्लोप हियर, स्लोप। तो इस f डैश x को हम लोग या dy बाई dx को क्या बोलेंगे, dy बाई dx का मतलब हो गया कि इट इज एलिमेंटल, एलिमेंटल चेंज, किसमें, एलिमेंटल चेंज इन y, हल्का सा चेंज। फिर इसी के बेसिस पे एलिमेंटल चेंज इन x जो होगा, दिस इज व्हाट यू कैन से, दिस विल बी एलिमेंटल चेंज इन, एलिमेंटल चेंज इन, एलिमेंटल चेंज इन एक्स। तो एलिमेंटल किसको बोलेंगे, हल्का सा चेंज होगा। अब जैसे आप देखते हैं टाइम का वैल्यू अगर आपको दे दिया जाए, इट इज 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, और अगर ऐसा बोला जाए टाइम जो है आपका 2.00001 सेकेंड, तो इसमें कितना का चेंज होगा, हल्का सा चेंज हो रहा होगा, बहुत कम के बराबर होगा। ऐसे इंस्टेंटेनियस को निकालना या समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप इंस्टेंटेनियस में किस लेवल पे ब्रेक कर रहे हो उस पे जाएगा। ये 2 सेकेंड है और ये 2.0001 है, क्या इससे भी ज्यादा हो सकता है, और आप 10 डिजिट तक लेके चले जाओ। तो इंस्टेंटेनियस आप किस लेवल पे ब्रेक कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट मोर और लेस जो हमें dy और dx को समझना है, उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो इसको dy को बोला जाएगा एलिमेंटल चेंज इन y, एलिमेंटल चेंज इन x, इसका रेशियो, और इसी को बोलेंगे, दिस इज व्हाट वी से डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी को बोला जाएगा कि ये जो है आपको, दिस इज व्हाट वी से फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसी को बोला जाएगा आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसी को बोला जाएगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इट इज डिफरेंशिएशन, just wait here, it is it will be differentiation, differentiation of y with respect to x, इसी को बोला जाएगा डिफरेंशिएशन विथ, और
इसी को बोला जाएगा आपको यहाँ पे स्लोप। किसका? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। कहाँ पे? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व कौन सा है? कर्व हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और उसका स्लोप है किस जगह पे? एट पॉइंट P। तो यानी कि इतना मीनिंग है आपको। अगर हम एलिमेंटल चेंज इन y बाय एलिमेंटल चेंज इन x, इसको dy और dx बोल रहे हैं, और ये इंस्टेंटेनियस हो गया, किसी इंस्टेंट पे हो गया, किसी पॉइंट P पे हो गया जो कि कर्व पे दिया हुआ रहेगा, और उसके बेसिस पे अगर हम इसको निकालेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x, इसको f डैश x बोलेंगे। या इसको आप ये भी बोल सकते हैं, दिस वी राइट इन टर्म्स ऑफ y को ऐसे y प्राइम भी लिखा जाता है, दैट इज द मीनिंग फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x tan थीटा dy dx, सब के सब एक ही हैं, सब के सब एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो अगर आप इसमें देख रहे हैं कि आप x में इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज कर रहे हैं, dx कर रहे हैं, तो y में भी जो चेंज होगा उसको dy बोलेंगे, और dy बाई dx जो आएगा उसी को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर dy बाई dt होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू t हो गया, dy बाई d थीटा होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, यानी जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे उसको नीचे में लाएंगे, उसको नीचे में यानी डिनोमिनेटर फैक्टर में वही होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जब हम आगे पढ़ेंगे कि एवरेज वेलोसिटी को जब लिखा जाता है आपको, तो एवरेज वेलोसिटी जो है, दिस इज व्हाट वी से कि पोजीशन में जो चेंजेस हो रहा है और जिस टाइम इंटरवल में चेंजेस हो रहा है, इसके रेशियो को एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एवरेज वेलोसिटी। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जो वन डायमेंशन है, बट अभी यहाँ हम इसलिए बता रहे हैं कि ये डेल एक्स जो है ये चेंज इन पोजिशन है, और अगर इसमें हम लोग इसके जगह पे डेल्टा टी को टेंस टू जीरो अगर हम कर दें, टेंस टू जीरो, तो इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा आपको। दिस इज व्हाट वी से लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो जो डेल एक्स बाय डेल टी है, यानी कि ये जो डेल एक्स बाय डेल टी है, ये तो किसी इंटरवल में है, अब वहां पे इंटरवल रहा नहीं क्योंकि डेल्टा टी टेंस टू जीरो रहा है, तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड डी एक्स बाय डी टी, एंड दिस डी एक्स बाय डी टी इज व्हाट वी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो आप आगे पढ़ोगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x में थोड़ा सा, x मतलब पोजीशन डिस्प्लेसमेंट में अगर हम चेंज कर रहे हैं, एलिमेंटल चेंज कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज कर रहे हैं, या इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में टाइम के रिस्पेक्ट में वो कैसे चेंज करेगा? दिस इज व्हाट वी से दैट dx by dt का मतलब हुआ कि x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी को अगर हम निकालेंगे तो आगे आप ये भी पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी जो होता है ये आपको एक्सेलरेशन हो जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस तरह से ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं कि ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो आई होप कि ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है आपको डी वाई डी एक्स जो ये कैसे आ रहा है और क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। और इसका हमने जो मेन फॉर्मूला यूज होगा उसके डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उतना टाइम नहीं है, वो मैथ वाले बच्चे पढ़ेंगे मैथ में, बट फिजिक्स में एप्लीकेशन के लिए आपको जो जरूरत का जितना भी फॉर्मूला है, जैसे अलजेब्रिक होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, उन सारे फॉर्म को हम लोग एक एक करके देखेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा उसको भी डिस्कस करेंगे, जो आपका प्रैक्टिस हो जाए। लेट्स सी इट इज। तो यहाँ पे है नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है इसका? ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों? क्योंकि इसका भी जरूरत होगा हमें। कहाँ पे? जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे, अच्छे लेवल पे फिजिक्स में सीखेंगे, तो उस केस में जो है आपको पता होना चाहिए कि जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है डी वाई डी एक्स का, कहाँ इसका एप्लीकेशन होगा, वो तो पता होना चाहिए ना, तभी हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डी वाई डी एक्स टर्म जो है इसको हम लोग एक तरह से समझेंगे जो मेनली है कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। डी वाई डी एक्स का मतलब हो गया कि इट इज द स्लोप, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। कहाँ पे ड्रॉन करना है भाई स्लोप को? तो ड्रॉन ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन? जो फंक्शन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यानी डी वाई डी एक्स को जब हम यूज करेंगे तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्मेट है, एफ एक्स फॉर्मेट। तो इस तरह से अगर हमें कर्व दिया हुआ है, लेट्स सी दिस इज व्हाट वी आर हैविंग कर्व, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और इस तरह का अगर हम कर्व मान लेते हैं कोई भी दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कर्व हमने यहाँ माना है,
तो अगर हमें इस पॉइंट पे अगर हमें स्लोप चाहिए तो व्हाट आई विल डू इज, इस जगह पे क्या करेंगे कि इस जगह पे एक जो है टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट को ड्रॉ करके इस पॉइंट पे, टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद जो है इस पॉइंट पे आप देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हम मान लेते हैं कोई x1 पॉइंट, xi पॉइंट है, जिस पॉइंट को हम मान लेते हैं और इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे और ये x एक्सिस से किस जगह पे मीट कर रहा है ये थीटा मान लेंगे। ठीक है, अब हम ये चीज बोलेंगे कि dy बाय dx जो है यहाँ पे अगर हम बोले तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, dy बाय dx एट, ये कहाँ पे हो रहा है, एट x इज इक्वल टू x1, इसको हम 1 मान लेते हैं। दिस इज व्हाट वी आर एज्यूमिंग हियर। और ये dy dx जो भी होगा ये क्या हो जाएगा, dy dx एट x इज इक्वल टू x1, जो हम कैलकुलेट करेंगे इस फंक्शन में dy dx को निकाल करके इस पॉइंट पे हम निकालेंगे और उस पॉइंट पे वो किसके बराबर हो जाएगा, तो dy dx एट x इज इक्वल टू 1 विल बी, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू स्लोप, इट विल बी इक्वल टू स्लोप किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पे, टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व, कर्व कहाँ पे है, एट x इज इक्वल टू x1, एट x इज इक्वल टू x1, एट x इज इक्वल टू x1। तो इस तरह से आपको ये चीज समझना है कि dy dx हम लोग कहाँ पे निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे निकालेंगे उस x पे dy dx का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व हो जाएगा उसी पॉइंट पे x1 पे। अब जैसे dy dx जीरो कहाँ पे होगा, तो अगर हम इस तरह का डायग्राम बनाते हैं, लेट्स सी वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ डायग्राम, दिस इज व्हाट इट इज x y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड लेट्स सपोज आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ कर्व। इस तरह का एक कर्व है, ये थर्ड कर्व थोड़ा सा डैमेज बन गया है, कर्व को हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो टॉप पोजीशन है, जिस समय हम इस पॉइंट की बात करते हैं, जो पॉइंट यहाँ पे है टॉप पोजीशन पे, या एक पॉइंट हम मान लेते हैं जो बॉटम पॉइंट पे है, इसको हम बी मान लेते हैं। तो आप देखोगे कि जो ए पॉइंट है यहाँ पे अगर हम इसके इससे होकर के एक टेंजेंट को ड्रॉ करें तो दैट यू कैन सी इट इज जस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यहाँ पे अगर एक टेंजेंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये जो है आपको इस कर्व पे y बराबर जो एफ एक्स कर्व दिया हुआ है, इस कर्व पे दो पॉइंट आप देख रहे हैं ए और बी जिसको मार्क किया गया है, तो dy by dx at these point you can say that it will be zero, dy by dx यहाँ पे जो है जीरो हो रहा है। इस पॉइंट पे भी आप देख रहे हैं बी पॉइंट पे जब हम बात कर रहे हैं तो dy dx क्या हो रहा है, बी पॉइंट पे जो है जीरो हो रहा है dy dx। तो dy dx जो है आपका जहां जहां जीरो हो रहा है, कहाँ कहाँ dy dx पॉजिटिव होगा, कहाँ कहाँ dy dx निगेटिव होगा, इसके बेसिस पे हम कुछ बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो dy dx जो भी होगा, dy dx के साइन कन्वेंशन जिसको बोलते हैं, इसके तीन फॉर्मेट होंगे। एक फॉर्मेट जिस समय dy dx जो है हमारा dy dx ग्रेटर देन जीरो हो जाए, एक जिस समय लेस देन जीरो हो जाए, एक जिस समय ये जीरो हो जाए, ये तीन ही फॉर्मेट हो सकते हैं dy dx के। dy dx किसी भी कर्व पे अगर हम निकालेंगे तो अगर dy dx पॉजिटिव हो गया तो हम ये बोलेंगे कि एट दैट पॉइंट फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। तो इस जगह पे हम ये बोल सकते हैं कि the function will be, the function will be increasing, will be increasing, increasing function होगा कब, जब dy dx जीरो से ज्यादा हो जाए। अगर dy dx जीरो से कम हो जाए तो हम बोलेंगे the function will be decreasing, this will be decreasing। ये लेवल पढ़ना जरूरी है जिनको जेई मेन, जेई एडवांस और नीट निकालना है। शुरुआत में जो बच्चे 10th से 11 में जा रहे हैं अगर नहीं पढ़ेंगे तो उनको हर चैप्टर में मुश्किल होगा, और हर चैप्टर में मुश्किल उन बच्चों को होता है तो वो साल भर 2 साल पढ़ते रह जाते हैं, उनको जेई समझ में नहीं आता है। और जो बच्चे शुरुआत से हर चीजों को स्टेप बाय स्टेप लर्न कर रहे होते हैं, स्टेप बाय सीखते हैं और उसमें घुल मिल जाते हैं और उसके प्रैक्टिस लेवल पे बिल्डअप करने लगते हैं अपने आप को, उनका अंडरस्टैंडिंग टॉप लेवल पे जाता है और वही सारे बच्चे तो रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट कौन करेगा, जो सीखेगा। पढ़ने के लिए आपको हमेशा याद रखना होगा इस चीज को कि पहले आपको सीखना होगा कंसेप्ट को, फिर प्रैक्टिस लेवल करना होगा, फिर आगे जाकर के टेस्ट देना होगा और फिर तब जाकर के देखो कि आप में पोटेंशियल है या नहीं है। पहले से डिस्टिंग्विश मत कर लो कि मेरे अंदर ये दम नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। अपने अंदर
अपने अंदर जिस भी लेवल पे आप हैं, कोई कहीं से भी आगे बढ़ सकता है, जहां से वो पढ़ना शुरू कर दे, सीखना शुरू कर दे। अगर वो चीज करने लगोगे तो आप आगे बढ़ने लगोगे। तो पहला केस हमने देखा ग्रेटर देन जीरो, दूसरा लेस देन जीरो, तीसरा इक्वल टू जीरो। जिस समय इक्वल टू जीरो होगा, इस केस में हम क्या बोलेंगे? इस केस में या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। यही दो केस लेके चला जाएगा आगे, आप पढ़ेंगे। मैक्सिमा के बारे में भी आप पढ़ेंगे, मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कब होगा? लेकिन जब भी डी वाई डी एक्स का वैल्यू जीरो होगा, उसी केस में मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। निगेटिव में उस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। पॉजिटिव में हम उस पॉइंट पे बोल सकते हैं कि फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग ग्राफ को थोड़ा सा दिखा दीजिए कैसा होगा। अभी तक तो कुछ बताया, समझ में तो आ नहीं रहा है, तो ठीक है, देख लो, देखो कैसे इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हम बताएंगे, लेकिन पढ़ो, पढ़ो पहले। तो इसमें क्या है कि कर्व अगर आपका कनकेव अपवर्ड हो, ये चीज ध्यान रखेंगे कि फॉर अ कर्व, फॉर ए कर्व कनकेव अपवर्ड, कनकेव, कनकेव अपवर्ड कैसा होता है अभी बता रहे हैं। कनकेव अपवर्ड्स जब होगा तो डीवाई डीएक्स जो होगा, कनकेव अपवर्ड कैसा डायग्राम होता है वो अभी बता रहे हैं। डीवाई डीएक्स क्या होगा? इंक्रीज, इंक्रीज करेगा किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, विथ इंक्रीज इन एक्स। यानी कि इंक्रीज इन एक्स, अगर हम एक्स को बढ़ाएंगे तो डीवाई डीएक्स कर्व में आपका इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्राफ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और इस तरह का ये ग्राफ अगर हम देख लेते हैं, ये कनकेव अपवर्ड है। इस तरह से अगर रहेगा ग्राफ आपका, तो दिस इज व्हाट वी से कनकेव अपवर्ड। लेकिन यहाँ क्या है, ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये आधा ग्राफ आपका कट हो जाएगा, क्योंकि ये कनकेव अपवर्ड है। हम इसकी बात कर रहे हैं इस केस में, इस राइट साइड की। तो इस केस में क्या होगा, ये कनकेव अपवर्ड है। अब आप इस ग्राफ में देखो कि हम डिफरेंट पॉइंट x1 यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे x2 कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे x3 कंसीडर कर रहे हैं। ये थ्री ग्राफ में x कंसीडरेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो इस जगह पे जो स्लोप होगा, जिस जगह पे x1 है, इस जगह पे आप देखेंगे कि ये एंगल बना रहा है, इसको हम मान लेते हैं θ1। फिर जब हम दूसरे एंगल पे आते हैं, दूसरे पोजीशन पे आते हैं, तो इस जगह पे टेंजेंट जो होगा वो ये एंगल बना रहा है θ2। और जिस समय ये तीसरे पे आ रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि हर समय जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है, आपका थीटा वैल्यू भी बढ़ रहा है। और हम ये तो जानते हैं कि थीटा वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, और अगर वो एक्यूट एंगल है, तो उस केस में आपका स्लोप भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम ये चीज बोल सकते हैं कि θ3 का जो वैल्यू है वो क्या है, वो आपका सबसे ज्यादा है इन डायग्राम में। तो θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। और इसी के बेसिस पे हम ये भी बोल सकते हैं कि tan θ3 जो होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन tan θ2, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन tan θ1। तो दैट मीन्स कि थीटा का जो वैल्यू है, ये आप देख के बताइए कि ये जो है, इसके बेसिस पे क्या हम स्लोप को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? अभी अभी देखे थे कि डीवाई और डीएक्स जो है, वो किसी भी पॉइंट पे, x1 पॉइंट पे जो डीवाई डीएक्स होता है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है उस जगह पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेन थीटा हमें मिलेगा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग डीवाई बाय डीएक्स। तो डीवाई डीएक्स जो है, अगर हम बात करेंगे x3 पोजीशन पे, तो x3 तो सबसे ज्यादा है, तो इस जगह पे डी वाई डी एक्स का वैल्यू जो है वो आपका सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर डी वाई डी एक्स जब हम निकालेंगे, यानी स्लोप अगर हम निकालेंगे कहाँ पे, जब x इज इक्वल टू x2 पे होगा, तो इससे ये कम हो जाएगा। और जब लास्ट वाले केस में हम देखेंगे, तो इस पे जो है डी वाई डी एक्स का वैल्यू जो है कहाँ पे, x1 पोजीशन पे। तो ये इसी तरह का ऑर्डर है जैसा कि टेन थीटा का ऑर्डर है, जैसा कि थीटा का ऑर्डर है। यानी थीटा, टेन थीटा, डी वाई डी एक्स सेम ऑर्डर में सब हो, तो इसको हम बोल देंगे ये पॉजिटिव है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, थीटा बढ़ते जा रहा है, तो डी और डीएक्स भी बढ़ते जाएगा। तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग। ऐसा ग्राफ कब मिलेगा? तो पोजीशन टाइम ग्राफ बच्चा पढ़ेगा। कब पढ़ेगा? काइनेमेटिक्स में, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में ऐसा ग्राफ आएगा तो हम क्या सोच पाएंगे? तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर ऐसा ग्राफ आ गया आपको, तो आपको ये समझना है कि डी वाई डी, उस समय पोजीशन ये रहेगा और ये टाइम रहेगा, तो उस समय स्लोप जो है वो वेलोसिटी देता है। पोजीशन टाइम का स्लोप जो है, दिस स्लोप विल गिव यू वेलोसिटी। ये तो हम पढ़ेंगे ही आगे। फिर क्यों बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ कोरिलेट करो आप और समझो ये भी चीज को
कि ऐसा वहां पे आएगा तो वहां आप एक्सेलेंट लेवल पे जाओगे। तो देन इट मीन्स दैट वेलोसिटी जो होगा वो इंक्रीजिंग कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर ऐसा हो जाए तो हम बोल देंगे कि वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग विथ टाइम, विथ टाइम, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है टाइम से। अगर यही चीज आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दे दिया जाए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या करेंगे, तो वेलोसिटी, इसी केस में अगर हमें इसी टाइप का ग्राफ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा जो पोजीशन टाइम है, इसी तरह का अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल जाए तो हम क्या कहेंगे, तो उस केस में हमें जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा वो स्लोप आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोल देंगे। तो उस समय हम ये बोल सकते हैं, उस केस में अगर ग्राफ ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, किसके रिस्पेक्ट में भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ टाइम, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। तो दैट मीन्स कि आपको ये चीज समझना है कि अगर ऐसा ग्राफ वीटी का होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर ऐसा ग्राफ सॉरी वीटी का ग्राफ होगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, और अगर एक्सटी का होगा, पोजीशन टाइम का होगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। ये दोनों चीज अभी ही हमने आपको डिस्कस कर दिया, जो कि हमें काइनेमेटिक्स में देखना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो अब तो बच्चा समझ में आ गया होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ क्या है और हमने क्या लिखा है यहाँ पे, dy dx टू बी पॉजिटिव। तो हाँ सर, अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, आ गया, आ गया। चलो ठीक है, ओके बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग डिक्रीजिंग ग्राफ के बारे में देखते हैं। लेट्स सी इट इज, लेट्स सी इट इज। तो डिक्रीजिंग ग्राफ में क्या होगा, जो चीज आपका इंक्रीजिंग में है उसी का उल्टा हो जाएगा। इस केस में कनकेव डाउनवर्ड होगा, तो ठीक है, इसको भी देख लो। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ, ऑर्डर ग्राफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ में कैसा होगा, इस केस में हमें यही ध्यान रखना है कि कर्व कैसा होना चाहिए, कर्व जो होना चाहिए, दैट कर्व, जो कर्व होगा, दैट कर्व विल बी, दिस कर्व विल बी, कर्व विल बी, कर्व विल बी, इट विल बी कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड। तो उस केस में जो dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स विल डिक्रीज, dy बाई डी एक्स डिक्रीज करेगा विथ, किसके इंक्रीज करने से, विथ इंक्रीज, इंक्रीज इन x। यानी कि dy डी एक्स का वैल्यू जो है ये डिक्रीज करेगा अगर हम इंक्रीज करें किसका, x का वैल्यू को, तो वो होगा फिर। लेट्स सी हाउ यू कैन सी दिस वन। तो इस केस में आपके पास जो ग्राफ है वो इस तरीके का ग्राफ है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और इस केस में जो है आपको यहाँ पे, लेट्स सी द ग्राफ इज लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ है, कनकेव डाउनवर्ड टाइप का ग्राफ है, इस तरह का। तो इसमें आप अगर पॉइंट्स को मेंशन करते हैं, लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग हियर वन पॉइंट टू बी x1, दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे है ये आपका ये x2 है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, एंड ये तीसरा पॉइंट है जिसको हम मान लेते हैं कि ये x3 है। तो आप देख रहे हैं कि x1, x2 और x3 ये सब क्या है, ये तो बढ़ रहा है, यानी x1, x2, x3 बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, जिस पॉइंट की बात हो रही है ये वाला पॉइंट, इस पे अगर इसका स्लोप आप देखोगे तो इस तरह से ये एंगल θ1 है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस पॉइंट पे इस तरह से ये एंगल हो गया θ2, और जब हम यहाँ पहुंच रहे हैं इस जगह पे जो है आपका इस तरह से ये वाला एंगल हो जाएगा θ3। तो θ1, θ2 और θ3 ये बढ़ रहा है या घट रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि θ3 का वैल्यू क्या है, θ2 से छोटा है, θ2 का वैल्यू θ1 से छोटा है। तो हम अगर 10 में बात करेंगे तो 10 में भी वही रेशियो होगा, tan θ3 विल बी लेस देन tan θ2 एंड विल बी लेस देन tan θ1। यहाँ पे θ1, θ2, θ3 ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल फॉर्मेट में tan θ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो इसी तरीके का होगा जैसा एंगल का ऑर्डर, यानी 90 डिग्री से छोटा एंगल आप देख पा रहे हैं। तो क्या इसमें dy dx का ऑर्डर यही रहेगा, बिल्कुल यही रहेगा। dy dx को अगर हम लिखेंगे dy dx at x is equal to 3, दिस विल बी लेसर देन dy dx at x is equal to
at x is equal to 2, this will be lesser than dy dx at x is equal to 1। तो यानी कि 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, ऑर्डर आपका जैसा एंगल में है अगर वैसा ही लेस देन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें जो है आपका स्लोप जो है वो घट रहा है। इसी का अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ इसी तरह का अगर मिल जाता है तो हम क्या बोलेंगे, तो पोजीशन टाइम ग्राफ जब आपको मिलेगा ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ जब हमें मिलेगा इसी तरह का, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। इट मींस हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हुआ तो हम बोल देंगे कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग किसके रिस्पेक्ट में, विथ टाइम। यानी कि वहां पोजीशन रहेगा वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा, तो टाइम के बढ़ने पे वेलोसिटी घट रहा है। और अगर ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हो गया तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर ऐसा आपके पास ग्राफ आता है तो आप इसमें बड़े आराम से बड़े प्यार से बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन is decreasing, acceleration is decreasing, acceleration is decreasing with time, with time। तो यहाँ पे हम ये चीज बोल सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है और किस तरह से ये ग्राफ को इंटरप्रेट आप करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, और इससे पहले हमने देखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डी वाई डी एक्स को हमने लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आज के इस वीडियो में आपको जो अभी बताया जा रहा है वो है कि हम लोग डिफरेंशिएशन के बेसिक्स को लर्न कर रहे हैं, और बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो बच्चे क्लास 10 से 11th में जा रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया गया है, जो इसको ब्रीजिंग क्लास बोल रहे हैं। और दिस इज द थर्ड क्लास यू आर वाचिंग हियर एनसीईआरटी रीडर चैनल। अब इसमें कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस में क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर के बाद, तो इसमें ऐसा भी तो होगा जिस समय कांस्टेंट स्लोप हो, क्योंकि इस समय तीनों दोनों ग्राफ में जिसमें आपने देखा है स्लोप या तो बढ़ते जा रहा है या दूसरा में क्या है स्लोप घटते जा रहा है। तो ये दो ग्राफ तो हम समझ में आ गए। क्या ऐसा होगा कि स्लोप कांस्टेंट हो जाए, बिल्कुल होगा, देखते हैं कैसे होगा, लेट्स सी इट इज। This is what we are having the C graph, third graph. It is called constant slope graph. Constant slope graph. मजा आएगा कांस्टेंट में देख कर। कांस्टेंट में मजा क्यों आएगा, क्योंकि ये चेंज ही नहीं करेगा। तब फिर क्या इसमें तो मजा आ जाएगा, बहुत हल्का लगेगा ये समझने में। तो ये तब होगा जब आपके पास स्ट्रेट लाइन हो। तो स्ट्रेट लाइन की हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया हमने कि कर्व कैसा होना चाहिए, यहाँ कर्व बोल दिया। कर्व, कर्व का मतलब क्या होगा, y बराबर एफ एक्स, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है, कर्व होगा, लेकिन वो कैसा होगा, कनकेव डाउनवर्ड, तो डिक्रीजिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल दिया हमने कि यहाँ पे बोल दिया कि कर्व जो होगा वो आपका कनकेव अपवर्ड हो, कर्व होना चाहिए, और कनकेव अपवर्ड तो इंक्रीजिंग, चलो ठीक है। अब कांस्टेंट वाले केस में क्या होगा कि कर्व नहीं होकर के, कर्व रहेगा लेकिन कर्व नहीं होकर के उस कर्व को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, यानी कर्व नहीं स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। तो जब भी कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ होगा फॉर स्ट्रेट लाइन, इट इज स्ट्रेट लाइन, इट विल बी फॉर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब भी होगा दैट यू कैन से स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कैसे डी और डी एक्स रिमेन्स कांस्टेंट होगा, बताइए थोड़ा सा कैसे हो जाएगा ये बता दीजिए। तो डी और डी एक्स रिमेन्स कांस्टेंट ये भी बता देते हैं, बच्चा देख लो कैसे होगा, लेट्स सी। डी और डी एक्स रिमेन्स कांस्टेंट कैसे बताते हैं, ये ऐसे, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और मान लो बच्चा ये लाइन है। अब ये लाइन में आपको ये चीज दिख रहा है कि यहाँ का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस पे ये x1 है, ठीक है, मान लिए बच्चा। अब इस जगह पे जो स्लोप बना पा रहा है ये लाइन, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने लिया है, ये इस पॉइंट पे जो एंगल बना पा रहा है ये थीटा बना पा रहा है, मान लेते हैं इसको θ1 मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब एक दूसरा कोऑर्डिनेट ले लेते हैं जो कि आपको एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ है, जिसको x2 बोल रहे हैं, और ये वाला पोजीशन पे ये कितना एंगल बना रहा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये मान लेते हैं θ2 बना रहा है। और चलो एक बार और आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे पहुंच जाते हैं जहां पे आपका ये x3 कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है, और बात करते हैं कि इस जगह पे ये लाइन कितना एंगल बना रहा है।
तो यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला लाइन जो है इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे θ3 बना रहा है। क्या θ1 θ2 θ3 में कोई सिमिलैरिटी दिख रहा है आपको? क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन जो है सबका सेम है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो बड़े आराम से आप देख के बोल सकते हैं सर, हाँ, θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3, ये तो बदल ही नहीं रहा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2 इज इक्वल टू tan θ3? तो ऐसा अगर हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? ऐसा अगर हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो dy/dx होगा कहाँ पे, x1 पे, x1 पे, यानी कि dy/dx कहाँ पे बच्चा, dy/dx एट x1, ये किसके बराबर होगा, dy/dx x2 पे, x2 पे, और ये किसके बराबर होगा, dy/dx x3 पे। यानी कि ये तीनों के तीनों जो स्लोप है ये तो सेम आ गया। आपने सही बोला था कि स्ट्रेट लाइन ले लो और स्ट्रेट लाइन में कहीं घूम जाओ, उसमें dy/dx रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। अब मुझे समझ में आ गया dy/dx कैसे कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चा अगर पोजीशन टाइम ग्राफ रहा तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हो जाए, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा होगा तब तो मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में हम बोलेंगे वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज नॉट चेंजिंग। अगर ऐसा ग्राफ हो गया तो वेलोसिटी चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? स्लोप तो सेम है, स्लोप ही नहीं चेंज कर रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल बी वेलोसिटी। और अगर ऐसा ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ का हो गया तो हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। विथ टाइम, टाइम बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। क्यों? पोजीशन भी बदल रहा है, क्योंकि पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि हम तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, स्लोप बदल के दिखाओ। तुम दिखा ही नहीं सकते। कर्व पे मूव करेंगे तब ना स्लोप बदलेगा। हम तो मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट के केस में आप आगे पढ़ोगे कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाता है। देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन, नो चेंज इन वेलोसिटी। अगर यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहा तो क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहा तो, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहा तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन होगा तो इस केस में हम क्या बोल देंगे कि एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो उसमें हम बोलेंगे एक्सेलरेशन जो है वो तो है, क्योंकि स्लोप है वहां पे, लेकिन 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 एक्सेलरेशन चेंज नहीं करेगा। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो स्लोप वहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है, देन वी कैन से दैट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन remains remains constant, remains constant with time, with time। तो ये सब चीज तो आप समझ चुके होंगे कि जैसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, dy/dx निकालते हैं, तो उस केस में ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या आया, यहाँ से मजा आना शुरू हो गया कि अब dy/dx समझ में आ रहा है कि स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, जिस पॉइंट पे निकालो उस पॉइंट पे स्लोप होता है। dy/dx जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसके बाद क्या मजा आएगा, इंक्रीजिंग होगा, अगर पॉजिटिव रहा dy/dx तो पॉजिटिव होगा, और dy/dx अगर डिक्रीजिंग रहा तो वो निगेटिव होगा, और dy/dx अगर आपका जीरो हुआ तो उस केस में मैक्सिमम मिनिमा आएगा उस वाले केस में। और dy/dx का भी ऐसा भी होगा जो चेंज ही नहीं करे, यानी dy/dx रिमेंस कांस्टेंट हो जाए, तो ऐसा ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन में ही संभव है। आई होप इट इज क्लियर। जो भी चीजें आज dy/dx से रिलेटेड आपको की गई है इसको आप बड़े आराम से एक बार फिर से वीडियो में, अगर कभी आपको ये लगे कि ये फास्टर वीडियो बनाया गया है या स्लोअर वीडियो बनाया गया है तो आप उस तरीके से आप वीडियो के स्पीड को मॉड्यूल कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप इन चीजों को स्लो और फास्ट कर सकते हैं। अपने बेसिस पे अपने लर्निंग के लिए आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो यू शुड लर्न द थिंग्स व्हेन यू आर स्पेंडिंग द टाइम। और अगर आपकी लर्निंग हो रही है तो आप जो है मतलब लगातार देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लर्निंग जो है और ज्यादा इंप्रूव होगी। आज हम बात करने वाले जो लास्ट फेज ऑफ वीडियो में है वो कि फंडामेंटल जो फॉर्मूला आपको यूज करना है उसको बात करेंगे। तो ये था जो हम लोग डिस्कस किए, वो dy/dx को किस तरीके से आप ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट कैसे करेंगे, dy/dx का डिफिनीशन क्या होगा, अब dy/dx कैसे निकालेंगे
कैसे यूज करेंगे उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स सी इट इज फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस केस में इसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि dy dx फंडामेंटल लेवल पे क्या होगा। लेट्स सी इट इज एंजॉय। कैसे एंजॉय करें, तो आप फॉर्मूला को याद करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, और उस जहां पे आएगा उसमें आपको फिर बनेगा सवाल तो मजा आएगा, मजा some some issues were there, yeah, technical issue यहाँ पे। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। इफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे जैसे y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू एनी नंबर यू आर हैविंग, और कुछ भी इस तरह का चीज जो कांस्टेंट हो, जो वेरिएबल ना हो, तो जब भी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट रहेगा तो उस केस में हम यूज करेंगे dy बाई dx जो होगा उस कांस्टेंट का स्लोप जो होगा वो जीरो हो जाएगा। स्लोप जो है जीरो हो जाएगा। अगर ज्योमेट्रिकली इसको समझना चाहो तो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस ग्राफ, y-axis, x-axis, and let's suppose I'm considering this to be the constant y value. Here on this curve you can see y is not getting changed. तो y अगर चेंज नहीं करेगा तो इस लाइन का dy dx क्या होगा, dy dx जो है इस लाइन का जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पैरेलल टू x एक्सिस है। मान लेते हैं 2 नंबर यहाँ पे, तो y इक्वल टू 2 पे आपका जो स्लोप होगा dy dx होगा वो जीरो हो जाएगा। दिस इज व्हाट कांस्टेंट ग्राफ के लिए हम लोग यूज करेंगे dy dx, डायरेक्ट यूज करेंगे। तो y कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर y इज इक्वल टू x टू द पावर n हो, n, तो ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है, नहीं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट नहीं है, ये आपको अलजेब्रिक फॉर्मेट है। इसको एक्सपोनेंशियल नहीं बोलेंगे, इसको अलजेब्रिक बोलेंगे। जब भी अलजेब्रिक फंक्शन होगा y इज इक्वल टू x टू द पावर n, तो उस केस में हम dy dx कैसे लिखेंगे, dy dx जो हम लोग लिखेंगे, इट इज रिटन लाइक दिस d बाई dx ऑफ x टू द पावर n। ये आपका डिफरेंशिएट होगा। इसमें जो आप रिजल्ट आएगा उसको हम लिख रहे हैं दिस, वी आर राइटिंग दिस वन। सर ये कैसे लिख दिया, तो ये चीज जो है अभी आप फर्स्ट प्रिंसिपल में जाकर के जो मैथ के बच्चे हैं उनको ये बताया जाएगा इसका डेरिवेशन क्या है। बट फॉर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू वी डायरेक्ट यूज दिस रिलेशन, तो इसीलिए अभी आपको बता रहे हैं क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे ऐसे रिलेशंस को। तो इसमें आपको ये डाइजेशन लेवल पे आना चाहिए कि इसका क्या होगा। तो जब भी हमारे पास y इक्वल टू n x टू द पावर n होगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा, इसको हम ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे जैसे जैसे y इक्वल टू मान लेते हैं x टू द पावर 5, तो dy dx क्या होगा, dy dx हो जाएगा। अभी हम आपको बच्चे की तरह बता रहे हैं, बच्चे की तरह मतलब एक एक स्टेप लिख रहे हैं, बाद में आप इसको फास्टर लेवल पे कर सकते हो। तो x टू द पावर 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4। अगर y इज इक्वल टू x टू द पावर 3 बाई 2 है तो क्या करेंगे, तो इसमें भी हम वही फॉर्मेट यूज करेंगे जैसा हमने प्रीवियस में किया है। dy dx इज 3 बाई 2 टू द पावर x टू द पावर 3 बाई 2 माइनस ऑफ 1, दिस माइनस ऑफ 1। तो इस केस में 3 बाई 2 से अगर हम 1 को घटाएंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा। तो 3 बाई 2 से अगर हम 1 बाई 1 को घटाएंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा। 1 बाई 2 तो पॉजिटिव है, तो इट इज 3 बाई 2, और इसको आप रूट एक्स लिख सकते हैं। दिस व्हाट यू कैन राइट हियर। नेक्स्ट, अगर y इज इक्वल टू इस तरीके से अगर हमें 1 बाय रूट एक्स कहा गया तो क्या करेंगे, तो इस केस में इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस हाफ, और माइनस हाफ को आप फिर पावर फॉर्मेट पे डिफरेंशिएट करेंगे dy dx टू बी लाइक दिस, dy dx टू बी लाइक दिस। पावर जो है मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है, और पावर जो है अब उसमें से एक घट जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज माइनस ऑफ हाफ, और x के पावर माइनस ऑफ 3 बाई 2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको नीचे में लेकर के इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन राइट, दिस इज व्हाट वी कैन राइट। y इज इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स को इस तरीके से लिखेंगे। अब y इज इक्वल टू अगर रूट एक्स होगा तो कैसे लिखेंगे, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर हाफ, ये है। तो इस केस में dy dx कैसे लिखेंगे, dy by dx we can write like this is what we are having, half x to the power half minus of 1। तो इस केस में हाफ और -1 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस हाफ हो जाएगा, तो उसको नीचे ले आते हैं, तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग 2 रूट एक्स। तो इस तरीके से जो भी एक्सप्रेशन होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
अगर हम यूज करना हो तो हम उसको इसी फॉर्मेट पे यूज करेंगे। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आप इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस करोगे मल्टीपल टाइम्स, it will be digestible in your mind that how you can remember this. Okay, next we are having, अगर हम अब नॉर्मली बात करें कि x को अगर डिफरेंशिएट करना है x के ही रिस्पेक्ट में, तो इसमें पावर क्या है 1, x टू द पावर 1 माइनस ऑफ 1, तो x टू द पावर 0 इट इज 1। तो जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा। जब x स्क्वायर को करेंगे 2x होगा, x क्यूब करेंगे 3x स्क्वायर होगा, x4 को करेंगे 4x क्यूब होगा, x5 को करेंगे तो वो 5x4 होगा। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब भी अलजेब्रिक फंक्शन होगा होगा। ओके, अब अगर ऐसा हो जाए कि आपको इस तरह का दे दिया जाए कि बताओ बच्चा 6x टू द पावर 6, तो यहाँ पे 6 जो है ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स निकालने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए 6 बच्चा को बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल है नहीं, उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। कांस्टेंट को बाहर कर दिए, अब हम वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे x टू द पावर 6 को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखेंगे 6 इंटू 6x टू द पावर 5, दिस आई एम राइटिंग हियर। तो ये हो जाएगा 36x टू द पावर 5, यानी कि इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये होगा 30x टू द पावर 5। यानी कांस्टेंट को बाहर कर दिया और फिर जो वेरिएबल था उसको डिफरेंशिएट कर लिया, उसके बेसिस पे आप लिखेंगे इसको। तो इस तरह से जो भी एग्जांपल होगा आई होप आप खुद से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आप कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो y इज इक्वल टू 6 रूट ये अंदर में डाल दिया तो क्या करेंगे, तब भी आप वैसे ही करोगे। इसमें आप कैसे लिखोगे, y जो है ये हम ऐसे लिख देंगे कि √6 और फिर √x, दैट्स इट। अब इसमें dy और dx अगर हम निकालेंगे तो √6 तो एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है, तो √6 बच्चा बाहर में बैठा रह जाएगा और फिर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, √x को। तो √x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या होगा, √x का तो हम लोग अभी देखे थे कि x टू द पावर हाफ फॉर्मेट है, तो यानी इसका मतलब है कि इसको आप पावर फॉर्मेट पे ही करेंगे, हाफ x टू द पावर हाफ माइनस ऑफ 1। तो हाफ माइनस ऑफ 1 कितना होगा, माइनस ऑफ हाफ, वो नीचे आ जाएगा। तो दिस व्हाट यू कैन राइट, इट इज √6 देन 1/2, और x टू द पावर जो माइनस हाफ हो रहा है वो नीचे आ रहा है तो इट इज √x। तो इस तरह से आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने का मन हो रहा है तो कर लीजिए, यही आएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस इज अलजेब्रिक काइंड ऑफ फंक्शन। और अलजेब्रिक काइंड ऑफ फंक्शन में ये दो फॉर्म आपको सीखने को मिला है, जिसमें कांस्टेंट रहेगा डिवाइडेड 0, जिस समय x टू द पावर n होगा उस समय n x टू द पावर n-1 होगा, और उसके बेसिस पे हम सारे एग्जांपल्स को किए हैं। अब क्या है कि आपको एक एडिशन फॉर्मेट है जिसको हम लोगों को देखना है, एडिशन फॉर्म क्या होता है। तो जो अभी तक रूल हमने देखा है मेनली, वो रूल कौन कौन देखा है, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, तीसरा रूल हमने यहाँ कांस्टेंट वाला बताया आपको कि ये थर्ड रूल है, जिस समय कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रहेगा और तब हमें निकालना होगा, दैट थर्ड रूल इट इज। और फोर्थ रूल में आते हैं, फोर्थ रूल है कि अगर y जो है आपको u प्लस v फॉर्मेट में हो, जहाँ पे u जो है फंक्शन ऑफ x है और v जो है ये भी फंक्शन ऑफ x है, इस केस में हम बात करेंगे क्या होगा। इस केस में डी वाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो अलग अलग जैसे दिया हुआ है बच्चा वैसे निकाल लो, यानी डी यू बाई डी एक्स कर लीजिए क्योंकि वो फंक्शन ऑफ एक्स है, फिर डी वी बाई डी एक्स कर लीजिए, क्यों, क्योंकि वो भी फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसके बेसिस पे आपको डी वाई डी एक्स मिल जाएगा। दिस इज व्हाट यू कैन डू। अब इस तरह के फंक्शन में हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। लेट्स सी, वी आर हैविंग सम एग्जांपल, y इज इक्वल टू x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस केस में आप देखिए डी वाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई डी एक्स हम लोग लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब x को डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये हम लोग देख चुके हैं, और एक्स स्क्वायर इट इज 2x। नहीं याद है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एक्स टू द पावर n-1, उसी तरह से यूज करेंगे। अगर हमें इस तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जिसमें कि y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू x दिया हुआ है प्लस 1/√x दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा x प्लस 1/√x। तो इसको भी हम डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो उसी फॉर्मेट पे करेंगे, दिस व्हाट यू कैन राइट, डी वाई डी एक्स जो होगा, this is dy dx of x plus dy dx of 1/√x। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे फिर, तो इसको हम लोग लिखेंगे दिस इज x को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, और अगर 1/√x को करेंगे तो
तो 1/√x का मतलब है -½ तो यहाँ पे -½ हो जाएगा पावर, एंड देन जो आपका x का पावर -½ एंड देन वी हैव -1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इज व्हाट 1 प्लस इट इज -½ देन वी हैव x टू द पावर -3/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 1 -½ एंड x के पावर 3/2 को हम लोग नीचे में x√x लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में प्लस ऊपर में माइनस था तो नीचे लेके चले आए। दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो इस तरीके से आपका जो रिजल्ट आएगा 1 - 1/2√x टू x√x आ रहा है। तो अगर एडिशन फॉर्मेट में होगा तो ये करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होगा माइनस, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम सेम फॉर्म को यूज करेंगे, बस इंडिविजुअल को हमें डिफरेंशिएट कर देना है। दिस इज ऑल अबाउट द अलजेब्रिक फंक्शन एक्सप्रेशन। जब भी हमें करना होगा तो या तो एडिशन में होगा या सब्ट्रैक्शन में होगा या इंडिविजुअल रहेगा तो हम ऐसे कर लेंगे। तो यानी अलजेब्रिक का आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ये आपका 5th में है, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अगर इसमें आपको डिफरेंशिएशन ट्रिगोनोमेट्रिक का करना है तो लेट सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स ऐसा दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, dy/dx क्या करेंगे, dy/dx वी कैन राइट हियर कि हमें साइन को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखेंगे cos x। और अगर हमें y इज इक्वल टू cos x दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू cos x दिया हुआ है तो dy/dx जो है हम लिखेंगे इट इज dy/dx ऑफ cos x। और इसका मतलब होगा कि डिफरेंशिएशन जो आएगा दिस विल बी माइनस ऑफ साइन x। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब हम साइन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cos आ रहा है, जब हम cos को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस साइन आ रहा है। ये दो डिफरेंशिएशन आपको माइंड में रखना है। और ये कहाँ से आया, इसके लिए आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप मैथमेटिक्स के बच्चे हैं तो आपको पूरा का पूरा थ्योरी उसमें जो है डेरिवेशन दिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप बायो के बच्चे हैं तो कोई यूज नहीं है इसका, आपको समझना है। और यहाँ पे हम लोग फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये चीज पता होना चाहिए, ये होता है। और इसका ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे उनको मैथ में ये चीज बताया ही जाएगा, उसके लिए उनको वरीड नहीं होना है, उनको कोई डिसहर्ट नहीं होना है। लेकिन जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बस ये चीज आप यूज करते रहेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बड़े आराम से सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। उसकी मैथ की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है हमें, ठीक है। और कभी अगर होगा तो हम डेरिवेशन आपको दिखाएंगे जिसमें कि आप ये डेरिवेशन कहाँ से आया, क्योंकि डेरिवेशन डीप में जाने का मतलब है कि कंप्लीट मैथ में जाना, और ये समय जो है आपको फिजिक्स में हम लोग को देना होगा। तो व्हाट वी आर फोकसिंग की इसमें जो फॉर्म है साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इसको यूज करेंगे फ्रीक्वेंट ऑर्डर में, और ये चीज यूज ही होगा। दैट यूज एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। अब आते हैं 10x का। तो 10x का जो डिफरेंशिएशन होगा दिस इज व्हाट यू आर हैविंग, y इज इक्वल टू 10x। तो 10x के केस में dy/dx जो होगा, dy/dx दिस यू कैन राइट हियर, इट विल बी sec²x। तो यानी कि 10x का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जब, तो इसको पहले लिख लेते हैं स्टेप वाइज। यहाँ पे एक बार जो है आपको अभी इसको हम लोग लिखेंगे d/dx ऑफ किसका, 10x का। तो ये जो डिफरेंशिएशन होगा दिस विल बी sec²x, ये हो जाएगा sec²x, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स 10x sec²x, ठीक है। और जो रिमेनिंग y मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक बचा हुआ है इसको हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद अपने आप डिराइव करेंगे उसको इसी के बेसिस पे। तो उसमें डेरिवेशन क्यों बताएंगे आप, क्योंकि वो आपको रूल के बेसिस जो हम लोगों को सीखना है उसी रूल में वो आ जाता है, इसलिए हमें बताना जरूरी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया है, अब अलजेब्रिक पे आते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक के कुछ बचे हुए पे हम फिर से आएंगे। तो जो नेक्स्ट है वो है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन तो लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर हमें सिंपली ln x दिया हुआ है, लॉगरिथमिक फंक्शन इट इज सिंपल फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि y
अगर हमें ये दिया हुआ है log बेस ई एक्स, इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में एल एन एक्स, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो ई जो है वो एक इल्यूलर नंबर है जिसका वैल्यू 2.71 होगा। तो वो चीज आप फिक्स है कि ई का वैल्यू यहाँ पे इल्यूलर नंबर है, यानी इसको हम लोग एल एन एक्स फॉर्मेट में जब लॉग दिया हुआ रहेगा तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि y को x के रिस्पेक्ट में, या सिंपली हम ये बोल दें कि y क्या है यहाँ पे एल एन एक्स, तो एल एन एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट विल बी 1/x, इट विल बी 1/x। ठीक है, ये 1/x हो गया। और इस तरह से आपको जो है अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट पे जाना हो तो लेट्स सी इट इज एक्सपोनेंशियल क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल में जैसे कि y इज इक्वल टू आपको e टू द पावर x दिया हुआ है, तो इस केस में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx ऑफ dy बाय dx क्या होगा, तो इसको आप लिखेंगे, दिस इज व्हाट यू कैन राइट हियर, दैट इट विल बी, वेट हियर, इट विल बी dy by dx ऑफ e टू द पावर x, और ये एज इट इज रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इट विल बी e टू द पावर x। लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक और है जो अगर आप देख लें तो आई होप इट विल बी ओके, ए टू द पावर एक्स भी कभी दे देता है। यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो इस केस में हम डी बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे, लेट्स से इट इज डी बाई डी एक्स, वी कैन राइट अवर हियर इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। और ए टू द पावर एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए टू द पावर एक्स देन लॉग बेस ई ए, इसी को एल एन ई बोलेंगे। अब इस रिलेशन से ये रिलेशन जस्टिफाइड होता है, जहां पे ए की जगह अगर आप ई ले लोगे तो हम जानते हैं कि एल एन ई जो होता है, दिस इज व्हाट वी कैन राइट, इट इज लॉग ई बेस ई एंड इट इज 1, ये होता है एल एन ई। एल एन ई का मतलब है ये क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। तो अगर हम ए के जगह पे ई को रख देते हैं तो क्या पहला वाला रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये जो लॉग मल्टीप्लाइड हुआ है लॉग ई बेस लॉग ए, और यहाँ पे बेस ई, तो यहाँ ए के जगह ई रखेंगे तो ये तो एल एन ई आ जाएगा एंड दैट इज 1, तो ई टू द पावर एक्स वाला जो है वो जस्टिफाइड हो रहा है। तो आपको या तो e टू दी पावर x रहेगा तो यही रहेगा, अगर a टू दी पावर x दे देगा तो उस केस में हम a टू दी पावर x तो होगा ही होगा, इसके साथ एक और मल्टीप्लीकेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, इसका जो ये जो कांस्टेंट पार्ट है उसका ln लगा देंगे, दैट यू कैन राइट ओवर हियर। तो आई होप इट इज क्लियर, एंड जो इसमें एक्सपोनेंशियल पार्ट है उस तक आप पहुंच चुके हैं, लॉगरिथमिक देख लिए हैं। तो एक्सपोनेंशियल वाला कुछ एग्जांपल अगर आप देखें, y is equal to let's suppose 2 to the power x we are having, what will be dy dx, simply we can write it is 2 to the power x then ln 2, that's it। ये डायरेक्ट हम यूज करेंगे, कैसे यूज किया ये आपने, तो ये ln a टू द पावर x को अभी हमने बताया कि a टू द पावर x तो होगा ही, फिर ln a मल्टीप्लाइड होगा, ln a दैट यू कैन मल्टीप्लाई ओवर देयर। अब आती है बात की जो प्रोडक्ट रूल क्या है और डिवीजन रूल क्या है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रूल है, और इसी के बेसिस पे फिर हम लोग चेन रूल को पढ़ेंगे एंड देन इट विल बी क्लोजर टू फिनिश। सो प्रोडक्ट रूल क्या है, पहला जो नेक्स्ट रूल है वो आपका प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल तो अभी तक जो हम लोग चल रहे थे वो 7 तक पहुंचे थे, लेट्स सी दिस इज 8, वी आर हैविंग 8 पॉइंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है और इसका क्या एप्लीकेशन फिजिक्स में होगा, डिफरेंशिएशन जहां भी आएगा उसका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फिजिक्स के हर एक चैप्टर में होगा। और अगर आप डिफरेंशिएशन में वीक हैं तो नीट में उन बच्चों को नीट भारी लगता है जिनको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है। वो कब तक भारी लगता है, 2 साल में 2 साल हर एक दिन वो बच्चे ऐसा फील करते हैं जैसे उनको फिजिक्स आती ही नहीं है, और वो बच्चे कभी नीट में फिजिक्स में जस्टिफाइड अपने आप को नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उन चीजों को पहले ही सॉर्ट आउट करना चाहिए जो आपके लिए हर दिन प्रॉब्लम हो रहा है, उसको जैसे सॉल्व करोगे सीख लोगे, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। आप उसी प्रॉब्लम में अटके रहते हैं फिजिक्स में, ओ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो बहुत भारी है बहुत भारी है, तो पहले से माइंड आपका ये चीज एज्यूम कर लिया है कि वो भारी है, तो भारी होगा ही। आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को एज्यूम कर लेगा वो बिहेवियर में बन जाएगा आपके अंदर, और अगर बिहेवियर में बन गया तो आप उस चीज को चेंज ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज योर हैबिट। हाउ यू कैन चेंज योर हैबिट, यू कैन चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड, यू कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन योर थॉट प्रोसेस। तो इसमें प्रोडक्ट रूल में हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे
बट पहले प्रोडक्ट रूल देखते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है? इफ y इज इक्वल टू u इंटू वी, यहाँ पे u क्या है और v क्या है? u जो है ये कोई फंक्शन है, मान लिए कोई फंक्शन है x का, और v क्या है? ये भी कोई फंक्शन है x का। तो अगर इस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मान ले और इस फंक्शन को सेकंड फंक्शन मान ले, तो आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के फॉर्मेट में y दिया हुआ रहेगा। ठीक है। अब इसमें अगर हमें dy और dx निकालना है तो व्हाट आई विल डू हियर, तो इसके लिए आप ऐसे लिखेंगे, दिस dy बाय dx व्हाट वी कैन से हियर इज d बाय dx ऑफ u टाइम्स ऑफ v, ऐसे लिखेंगे। और इसमें क्या करेंगे, एक बार जो है हम लोग v को डिफरेंशिएट करेंगे और u को कांस्टेंट रख लेंगे, और एक बार क्या करेंगे, v को कांस्टेंट रख लेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। ये इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। और इसका एप्लीकेशन रहेगा आपको कहाँ पे? फिजिक्स में आप पढ़ोगे कि फिजिक्स में आप जानते हैं कि जो ये मास और वेलोसिटी होता है, दैट इज व्हाट वी से इट इज मोमेंटम, आगे आप पढ़ेंगे। तो मोमेंटम में क्या होता है कि अगर हम मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे ये तो आपका मास और वेलोसिटी दो फंक्शन में जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार मास को, मास अगर वेरिएबल है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको भी कंसिडरेशन करना होगा आपको यहाँ पे। तो व्हाट वी विल डू, मास को कांस्टेंट रख लिया और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है। और अब क्या करेंगे, v को कांस्टेंट रखेंगे और मास को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका यूज कब होगा? इसका यूज तब होगा जब मास टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। जैसे रॉकेट वाले केस में, रॉकेट के में जो फ्यूल होता है आपको, वो टाइम के रिलेटिवली जैसे जैसे रॉकेट आगे बढ़ेगा उसका फ्यूल जो है कंज्यूम होना शुरू, कंज्यूम होते रहता है। तो फ्यूल कंज्यूम होने का मतलब है पूरे के पूरे रॉकेट में जो फ्यूल है उसका मास वैल्यू घटते रहता है, हमेशा हमेशा घटते रहेगा जैसे जैसे फ्यूल बर्न आउट होगा। तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, उस वाले केस में आप यही डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे और ये रिलेशन वहां पे एप्लीकेबल होगा आपको रॉकेट प्रोपल्शन में। जहां पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उस केस में आप रॉकेट वाला भी पार्ट पढ़ोगे, तो उसमें ये आपको एप्लीकेशन आएगा। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्मेट हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट फॉर्म जो हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम इस डिफरेंशिएशन को और आसान कर सकते हैं? बिल्कुल। आप अगर u को पहला फंक्शन माने हो तो पहले फंक्शन को कांस्टेंट रख लो और डिफरेंशिएट द सेकेंड फंक्शन फर्स्ट। ठीक है। फिर सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट बना दो और डिफरेंशिएट द सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन नाउ। तो यानी एक को कांस्टेंट, दूसरे को डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट, पहले को डिफरेंस। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट फॉर्मेट को यूज करेंगे और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन को बड़े आराम से, बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे। लेट्स सी हाउ इट इज। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x हो, इस तरह का फंक्शन में आप देख रहे हैं कि एक एक्स स्क्वायर है, एक ई टू द पावर x है, तो हम क्या यहाँ पे dy dx निकालने के लिए क्या करें? इसके लिए हम एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रख दिए और फिर जो है e टू द पावर x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर e टू द पावर x को कांस्टेंट रख दिए और डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको? एक्स स्क्वायर को। अब आप देखो कि आपके लिए आसान हो गया। इसका डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल है तो ये तो यही रहेगा, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x, देन e टू द पावर x, एंड देन इट विल बी 2x। तो इस केस में इस तरीके से हम इसको बोलेंगे कि जो इसका डेरिवेटिव होगा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग dy dx, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग dy dx। अगर एग्जांपल में ऐसा दिया गया है कि इट इज एक्स स्क्वायर ऑफ साइन एक्स, अब आप देखो कि ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक। तो व्हाट यू कैन राइट फॉर द dy dx, it will be dy dx of x square, then we can write like sin x, and what you can say here, x square को हमने कांस्टेंट मान लिया एंड देन dy dx of किसका? sin x का। इसके बाद sin x को कांस्टेंट मान लिया और dy dx of किसका? x स्क्वायर का। तो यहाँ से आपको जो है ये आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, फिर साइन एक्स ऐसे ही रहेगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। बस हो गया, ये आपका y हो गया, सॉरी dy dx हो गया, dy dx। तो इस तरह से y जब दिया गया था ये आपको, तो हम dy dx जो निकालेंगे इसमें हमने प्रोडक्ट रूल को यूज कर लिया। अब आती है बात डिवीजन रूल की, जो कि मेजर आपको डिवीजन रूल में बच्चे को कभी कभी दिक्कत होता है, फंसते हैं बच्चे, कंफ्यूज रहते हैं डिवीजन रूल में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस तरह से सीखेंगे कि कंसेप्ट मेरे पूरे ग्रिप में हो, और तब प्रॉब्लम बनेंगे। तो y इज इक्वल टू v बाई यू फॉर्मेट, v क्या है? इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, u क्या है? इसको मान लो सेकंड फंक्शन।
तो आप क्या करेंगे यहाँ पे dy बाई dx जो निकालेंगे, दिस dy बाई dx व्हाट वी कैन से dy बाई dx ऑफ दिस dy बाई dx ऑफ, इसको हम लोग लिखेंगे v बाई u, इस तरीके से लिखा जाएगा। एंड दिस dy बाई dx dy बाई dx ऑफ v बाई u यू कैन सॉल्व लाइक दिस। इसमें हमें यूज करना होगा जो सेकेंड फंक्शन है उसको कांस्टेंट रखना है, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसको डेरिवेटिव निकालना है, और फिर जो है आपका फर्स्ट फंक्शन जो है उसको कांस्टेंट रखना है और सेकेंड फंक्शन को डेरिवेटिव निकालना है। देन डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है यानी सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग डिवीजन रूल। तो इस डिवीजन रूल को डाइजेस्ट करने के लिए आप एक बार ध्यान रखेंगे कि ऊपर में जो फंक्शन है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले जो डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट टर्म, वो किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, सेकेंड फंक्शन का कि फर्स्ट फंक्शन का। लेट्स सी इट इज sorry, u I am considering here second function and v I am considering here first function। तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो आपका v है, तो पहल जो हम डिफरेंशिएट करेंगे वो फर्स्ट फंक्शन का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन का कर रहे हैं, ठीक है। फिर माइनस जो होगा, अब फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट कर दीजिए, अब किसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो अब सेकेंड फंक्शन का कर दें, यानी कि जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन बाद में होगा, बस ये चीज ध्यान रखना है। और माइनस टर्म लगेगा नीचे में, उसका उसका स्क्वायर भी होगा, तो नीचे में स्क्वायर जो है ये सेकेंड फंक्शन के बेसिस पे होगा, क्योंकि सेकेंड फंक्शन आपका जो है वो u है, तो सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। दिस इज व्हाट यू कैन से, दिस विल बी dy बाई dx, दिस विल बी dy बाई dx। तो जब भी हमें u बाई v फॉर्मेट देगा तो हम लोग सेकेंड फंक्शन जो है नीचे में स्क्वायर होगा, और जो सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव होगा वो सेकेंड टर्म होगा, फर्स्ट में जो डेरिवेटिव होना है, फर्स्ट टर्म जो डेरिवेटिव होगा वो फर्स्ट फंक्शन का होगा, सेकेंड फंक्शन वहां कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, और फिर सेकेंड माइनस वाले टर्म में सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट फंक्शन जो है वो कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा वहां पे। तो ऐसा एक एग्जांपल बता दीजिए, मजा आ जाएगा। लेट्स सी दिस, y इज इक्वल टू, अगर आपको y दिया हुआ है, मान लो कि आपके पास y जो है ये log बेस ई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे ऊपर का भी फंक्शन एक्स का फंक्शन है, नीचे का भी फंक्शन जो है एक्स का फंक्शन, दोनों फंक्शन अलग अलग है, और हम चाह रहे हैं कि आप डी वाई डी एक्स बता दें इसका। तो डी वाई डी एक्स जो अभी अभी हमने पढ़ा है, जब यू बाई वी फॉर्मेट में होगा तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो सिंपली हम फाइनली जो लिखेंगे, इट इज डी वाई डी एक्स ऑफ इट इज लॉग बेस ई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसके बेसिस पे करेंगे। तो इसमें हमने इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इस फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मान लिया, तो हम क्या करेंगे, नीचे में सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, फिर सेकेंड फंक्शन को कांस्टेंट बना देंगे पहले टर्म में, और डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टर्म को, और माइनस फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड टर्म को। ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन क्या है भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, देन पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, यहाँ पे ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज 1/x माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, फर्स्ट फंक्शन ln x है, एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर जो है सेकेंड फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करके देख लेते हैं तो ये एक्स और एक एक्स कट जाएगा, तो दिस साइड वी आर हैविंग एक्स माइनस ऑफ, यहाँ पे हो रहा है 2x और ln x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4, तो एक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आएगा 1 माइनस ऑफ 2 ln x डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो ये जो है आपको फाइनली जो रिजल्ट मिल रहा है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग डी बाई डी एक्स, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ यू बाई वी फॉर्मेट, यू बाई वी फॉर्मेट। तो जब भी यू बाई वी फॉर्मेट होगा तो हम बड़े आराम से, बड़े प्यार से इस फॉर्म को यूज करेंगे, और इसके बेसिस पे जो है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप इट इज क्लियर, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, जिसको हम क्या चाह रहे थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो रिमेनिंग है उसकी बात करते हैं, तो लेट्स सी इट इज when we are having equation y is equal to sec x, तो इसको आप कैसे लिखोगे, in that format you can write like this। तो dy dx हमें चाहिए, dy dx है सर, ऐसा तो u by v फॉर्मेट है नहीं, बना लेते हैं बच्चे इसको u by v फॉर्मेट। लेट्स सी dy dx को हम लोग क्या लिखें, sec x को हम लिख सकते हैं 1/1 cos x,
और इसका फंक्शन जो है कांस्टेंट हो गया, नीचे वेरिएबल हो गया। तो क्या ये उस तरह का फॉर्म, सॉरी डी वाई डी एक्स आई हैव रिटन हियर, दिस इज जस्ट वाई ओनली, दिस इज जस्ट वाई, वी आर लुकिंग टू हैव डी वाई डी एक्स, हम लोग चाह रहे हैं डी वाई डी एक्स निकालने की। तो ऐसा लिख सकते हैं, 1/cos x लिख सकते हैं, किसको, sec x को। अब डी वाई डी एक्स हमें चाहिए, तो डी वाई डी एक्स चाहिए तो क्या करना होगा, यानी डी वाई डी एक्स ऑफ किसका, 1/1 cos x का। अब 1 जो है ये तो फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इसके बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम उस रूल को याद रखे हैं तो हमें सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखना है, डी वाई डी एक्स किसका, फर्स्ट फंक्शन का, माइनस सेकंड फर्स्ट फंक्शन, और फिर डी वाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, और नीचे में जो टर्म है उसमें सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। हो गया, मजा आ गया। अब यहाँ पे ये सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, यानी cos x, डिफरेंशिएट करो किसको, 1 को, 1 तो कांस्टेंट है, माइनस, अब पहला में क्या है 1, यहाँ पे फिर डिफरेंशिएट करो किसको, सेकंड फंक्शन cos x। अब इसमें डिनोमिनेटर पार्ट में आपका नीचे का स्क्वायर, सो इट विल बी cos स्क्वायर एक्स। जो फर्स्ट टर्म है ये तो जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन, 1 तो कांस्टेंट है, इट इज जीरो, माइनस, अब यहाँ cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे में जो है वो आपका cos स्क्वायर एक्स है, दिस व्हाट यू कैन से, इट इज साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। तो साइन बाय cos एक टर्म जो होगा उसको हम लोग 10 लिख लेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग 10x sec x। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि डी बाय डी एक्स ऑफ व्हाट इट इज sec x। अगर sec x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो बच्चा ये होगा y इज इक्वल टू, this is what we are having dy by dx, this is what we are having dy by dx। तो dy dx sec x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वो 10x इंटू सेक एक्स देगा। ये किस फॉर्मेट पे बात हो रही है, ये बात हो रही है u बाई v फॉर्मेट पे, u बाई v फॉर्मेट। तो आई होप कि ये फॉर्मेट पे बेसिस पे आप ट्रिगोनोमेट्री का और भी फॉर्मेट है, जैसे अगर हम देखें y इज इक्वल टू 10x, तो जिस समय 10x फॉर्मेट होगा तो क्या हम इसमें dy dx निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे उसी के बेसिस पे, और उसके बेसिस पे करना होगा डी वाई डी एक्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट वी कैन राइट, इट इज साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अगर हम y को लिखते हैं इस तरीके से तो क्या ये 10x है। अब ये u बाय v फॉर्मेट हो गया है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग v, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग u, और दिस इज व्हाट द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज व्हाट द सेकंड फंक्शन। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम जानते हैं कि dy बाई dx जो है वो क्या होता है, वो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर होगा, फिर सेकंड फंक्शन कांस्टेंट होगा, और फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन जो है कांस्टेंट होगा और सेकंड फंक्शन को डेरिवेटिव निकालेंगे। आई होप इट इज क्लियर। अब इसमें कुछ रहा ही नहीं, आपको बस साइन कॉस का आना चाहिए, वो हम जान रहे हैं। तो इसको फाइनली हम बना ही देते हैं। लेट्स सी, सेकंड फंक्शन क्या है हमारा, cos x है, तो दिस व्हाट वी आर हैविंग cos x, देन डिफरेंशिएट द फर्स्ट फंक्शन, इट इज sin x, sin का डिफरेंशिएशन cos, सो इट इज cos x, देन माइनस फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन sin x है, sin x, देन सेकंड फंक्शन क्या है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, एंड देन डिफरेंशिएशन तो हो गया नीचे में cos स्क्वायर एक्स। सो न्यूमरेटर को अगर आप देखें तो न्यूमरेटर के लिए आपको जो टर्म आ रहा है ऊपर में cos स्क्वायर और नीचे ये माइनस और ये माइनस प्लस, सो sin स्क्वायर, यानी ये आ गया आपको cos स्क्वायर एक्स, देन sin स्क्वायर एक्स, देन नीचे में जो टर्म है ये हमारे पास बचा हुआ है और ये है cos स्क्वायर एक्स। तो ऊपर में तो 1 हो जा रहा है क्योंकि cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 होता है, तो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग, इट इज sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स कब हो रहा है, जब हम 10x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, so what you can say, d by dx of what it is 10x, so this is what we are having, dy by dx when y is equal to 10x। तो y is equal to 10x में हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा इस तरीके से, और ये आपको समझ में आ गया होगा हाउ यू आर डूइंग लाइक दिस dy dx। तो dy dx में जो है हमने जो सीखा है वो यही सीखा है कि u by v फॉर्मेट होगा तो कैसे करेंगे, अगर u इंटू वी फॉर्मेट होगा तो कैसे करेंगे, देन अगर एक्सपोनेंशियल होगा तो कैसे करेंगे, अगर लॉगरिथमिक होगा तो कैसे करेंगे, और अगर ट्रिगोनोमेट्रिक का जो फर्स्ट 3 है साइन कॉस टेन होगा तो इसको कैसे यूज करेंगे, देन अलजेब्रिक जो कि हमने शुरू में देखा था और एडिशन रूल जो शुरू में देखा था।
So this is what fundamental formula for the differentiation which you can remember and which you can practice lot. आपके जो भी फंडामेंटल फिजिक्स बुक होंगे उसमें दिया गया होगा, उसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस करो। इसके एक्सरसाइज अगर आपको चाहिए होंगे तो वो पीडीएफ रेडी है, वो एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगे, उसके बेसिस पे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ये क्लास 11th का ब्रीजिंग कोर्स चल रहा है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करने हैं वो पीडीएफ अवेलेबल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके, उसके बेसिस पे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो वी आर मूविंग अहेड एंड इसमें एक और फॉर्म बचा हुआ है जिसको हम बोलेंगे चेन रूल, और चेन रूल इज द लास्ट रूल व्हाट वी आर हैविंग। तो चेन रूल भी हम लोग खत्म कर लेते हैं आज। चेन रूल क्या है कि अगर आपको इस तरह का फंक्शन हो जिसमें कि y एज ए फंक्शन ऑफ t है, मान लेते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ t है, और और फिर x एज ए फंक्शन ऑफ t है, यानी कि दोनों का पैरामीटर सेम है यहाँ, तो फिर हम चाह रहे हैं कि dy dx निकाल लें भैया। तो dy dx कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हम करेंगे dy dt देन dt by dx। तो आप देखिए कि dy by dt देन dt by dx अगर हो जाए तो इस तरीके से हमें जो मिलेगा वो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपको इस तरीके से, हम लोग इसको डिनोट करेंगे कि dt dt कट जाएगा, dy dx आ जाएगा। इसके एग्जांपल्स में यहाँ पे y जिसका फंक्शन है और उसी का फंक्शन जो है आपका t भी है, यानी कि यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ t एंड t इज फंक्शन ऑफ x, दैट यू कैन अंडरस्टैंड हियर। y is function of t and t is function of x, ऐसे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे dy dt निकालेंगे और फिर dt by dx निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको दूसरा तरीका भी है जिसमें आप इसको लिख सकते हैं dy by dt देन dx by dt, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इस केस में भी आपको dy dx ही आएगा, या तो आप dy dt निकाल लो, dx by dt निकाल लो, उसको डिवाइड कर दो। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड चेन रूल। चेन रूल मींस इट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन फॉर्मेट, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो उसको बोलेंगे चेन रूल। यानी कि y एक तो फंक्शन किसका है, t का, और फिर t किसका फंक्शन है, x का। तो दैट मीन्स कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन फॉर्मेट जब भी होगा तो उसमें हम इसी फॉर्म को यूज करेंगे और इसके बेसिस पे आप इंटीग्रेट करेंगे। जैसे अलजेब्रिक में अगर हम लोग देखते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू ax प्लस ऑफ b, ax प्लस ऑफ b, इसमें क्या है, पावर 3, फाइंड dy dx। अब ये बच्चा फंस गया, dy dx बताओ। लेकिन जो अच्छा बच्चा होगा वो नहीं फंसेगा, वो क्या कहेगा, पहले सर इसमें पावर जो दिया हुआ है उसको हम रिड्यूस करेंगे, जो पावर दिया हुआ। क्यों रिड्यूस करेंगे? क्योंकि ये तो नॉर्मल फॉर्म पे नहीं है इसका। एक तो हमें ये दिख रहा है कि ये कोई फंक्शन के पावर फॉर्मेट पे है, तो अगर हम इसमें dy dx निकालते हैं तो व्हाट वी कैन डू हियर इज dy dx ऑफ ax प्लस b टू द पावर 3। और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले पावर रिड्यूस होगा 3 ax प्लस b टू द पावर 2, तब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एंड दिस व्हाट यू कैन राइट हियर इट इज a। तो ये डायरेक्ट मैंने जो स्टेप किया है इसको आपको समझना है, और इसी के बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा। हम डायरेक्ट नहीं करके हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को हम मान लेंगे, जो हमें थोड़ा सा भी टफ लग रहा है उसी को हम लोग कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये t है, t क्या है, x प्लस बी। तो आप देख पा रहे हैं कि y जो है अब आसान दिखेगा आपको, इट इज t क्यूब। अब ये y फंक्शन ऑफ t हो गया है, तो क्या हम यहाँ पे dy dt निकाल लेंगे? बिल्कुल, वी कैन फाइंड आउट dy dt हियर, इट इज 3t स्क्वायर। अब फिर t को रिप्लेस कर देंगे इससे, तो फिर आपको देखो 3t स्क्वायर फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फॉर्मेट है। अब क्या चाहिए, अब आपका जो t है ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो दैट मीन्स कि अगर हमें यहाँ पे dt बाई dx निकालना हो तो दोनों तरफ जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इस साइड भी इस साइड भी। तो इस साइड जो है dt बाई dx हो गया, और इस साइड अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा, और ax में ये कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो इट इज a। तो dt बाई dx आपका क्या आ रहा है a, और dy dt क्या आ रहा है 3t स्क्वायर। तो अगर हमें dy बाई dx निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dt करेंगे, ठीक है। फिर dt बाई dx को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, dt बाई dx। अब आप देखिए dy बाई dt क्या है, तो dy बाई dt जो हमारे पास है वो 3t स्क्वायर है, t के जगह पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये है आपका ax प्लस b, और इसका
जो है आप स्क्वायर लगाएंगे, देन dt बाई डी को, तो dt बाई डी यहाँ पे क्या आया है, a आया है, तो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग। सो फाइनली यू कैन राइट इट इज 3a ax प्लस b टू द पावर 2। तो इस तरह का फंक्शन आपको मिलेगा जब हम वेव पढ़ेंगे। वेव के केस में आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्योंकि वेव में जो है y जो होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, इट विल बी फंक्शन ऑफ x एज वेल एज फंक्शन ऑफ t ओनली। तो जब आप dy dx निकालोगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, t को कांस्टेंट रखोगे। जब आप dy dt निकालोगे तब आप x को कांस्टेंट रखोगे, और उस केस में जो है x को कांस्टेंट रखेंगे तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो किस फंक्शन में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझना जरूरी होता है। फिर आप बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। और ये चीज जो है, आप अगर चेन रूल में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो बिना सब्सटीट्यूट किए हुए थर्ड पैरामीटर को यूज किए हुए आप इसको बना सकते हैं। जैसे अगर हमें y इज इक्वल टू आपको दे दिया जाए साइन क्यूब एक्स, ऐसा दे दिया, अब बोला कि बताओ बच्चा डी वाई डी एक्स क्या होगा, तो ये तो कोई भी बच्चा बोल देगा कि डी वाई डी एक्स जो है यहाँ पे हम वैसे तुरंत से नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन फॉर्मेट है, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। तो जब भी ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका साइन एक्स जो है इसका क्यूब है, और तब बोल दिया बताओ डी वाई डी एक्स, तो हम बच्चा पागल थोड़े हैं जो डी वाई डी एक्स डायरेक्ट ऐसे निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या, साइन एक्स को मान लेंगे कि टी, जब हम नहीं जानते हैं तब यही करेंगे। तो साइन एक्स को मान लेंगे टी। अब तो वाई को आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, बच्चा ये तो टी क्यूब है, अब ये दिख रहा है आपको। तो जब जो चीज होता है कि हमें नहीं दिख रहा होता है वो होता है कि नहीं होता है, ये चीज आप देखिए। अब आप टी क्यूब में देख रहे हैं, तो टी क्यूब में जब आप देख रहे हैं तो अब आप y को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dt जो होगा दिस विल बी 3t²। अब आप क्या करेंगे, 3 और t के जगह पे हटा लो किसको, साइन को। तो वहां पे t जो है हमने जो माना था साइन x, उसको अब रख देते हैं, तो ये हो गया 3 साइन x का स्क्वायर। ये हो गया डी वाई डी टी। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या कि y इज इक्वल टू टी। आपने t किसको माना है, साइन x को, तो t अगर हमने साइन x को माना है तो क्या हम dt बाई डी एक्स कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जो होगा वो तो cos x होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि फाइनली अगर हम dy बाई डी एक्स निकालना चाहेंगे तो बाय चेन रूल लिखेंगे dy बाई डी टी बच्चा, फिर dt बाई डी एक्स। अब तो कुछ है ही नहीं, हो गया काम खत्म। तो डी वाई डी टी क्या है, ये तो 3 साइन एक्स स्क्वायर है, या 3 साइन स्क्वायर एक्स, यू कैन राइट इट इज 3 साइन स्क्वायर एक्स। और डी टी और डी एक्स क्या है, ये तो कॉस एक्स है, तो यहाँ पे ये कॉस एक्स हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू कैन से, इट इज डी वाई बाई डी एक्स। और इसके बेसिस पे हम ऐसा लिखेंगे डी वाई डी एक्स। तो 3 साइन स्क्वायर कॉस एक्स, ये ऐसे आया। ऐसे अगर हमें कोई डायरेक्ट बोलेगा बच्चा, थोड़ा सा जो बच्चा बढ़िया माइंड लगा रहा है उसके बारे में अगर हम सोचें, या वो अगर सोचे इस चीज को, तो वो क्या करेगा कि वो कहेगा डी वाई डी एक्स सर हम चेन रूल डायरेक्ट लगाएंगे। कैसे? तो वो देखेगा कि इसमें साइन का पावर क्या है, साइन का पावर जो है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स के पावर 3, ये है। अब ये कोई नंबर के पावर में है तो पहले अलजेब्रिक वाला कर लो भैया। तो अलजेब्रिक वाला के लिए क्या करेंगे, 3, और फिर अलजेब्रिक में जो पावर है वो एक घटेगा, 3 - 1 होगा। फिर साइन एक्स भी तो है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। दैट्स इट। अब आपको देखना होगा कि क्या ये रिजल्ट जो हमने एक स्टेप में लिखा है, क्या ये रिजल्ट यहाँ आ रहा है, आ रहा है। लेकिन अगर ये हम नहीं सोच पा रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हम बेसिक्स को लर्न करेंगे कि हम इसको कर कैसे रहे हैं। फिर बेसिक्स जब हमारा लर्न हो जाएगा, फिर हम उसको अलग लेवल पे ले जाएंगे, स्पीड लेवल पे ले जाएंगे, और उस स्टेप पे हम इस लेवल को तब सोचेंगे। तो अगर हम ये नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जो निचले दर्जे से शुरू करता है वही एक दिन अव्वल दर्जे पे पहुंचता है। तो इसी तरीके से आप शुरू करो और अपने जो लेवल है उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, इतना बढ़ा लो कि आपको भी आश्चर्य लगे कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। और आप दूसरे को जो है आगे बढ़ाओ, दूसरे को हेल्प करो, दूसरे को भी आगे बढ़ने का मौका दो। इसी से जो है आपको आगे लोग बढ़ेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग अगर फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल, सॉरी ये क्या नाम है, कंपोजिट फंक्शन होगा, यानी फंक्शन इन फंक्शन होगा,
तो चेन रूल हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ एग्जांपल्स आप खुद से करेंगे, वो हम एग्जांपल में लिख दे रहे हैं। दिस विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट आई एम गिविंग यू टू फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। तो इसको हमने आपको कुछ एग्जांपल के लिए आपको फाइंड dy by dx, जहाँ पे इफ y इज इक्वल टू, y का वैल्यू हम आपको दे रहे हैं, ये जो है आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस इज 2πt प्लस प्लस π/6। दिस इज द सेकेंड टर्म वी आर हैविंग, cos 2πt प्लस प्लस π/6। देन द थर्ड वन यू आर हैविंग, इट इज 10πt देन प्लस π/6। तो इस तरीके से ये सब फंक्शन जो है आपको दिख रहा है, ये फंक्शन इन फंक्शन है, डायरेक्ट फॉर्म नहीं है। तो क्या हम इसके लिए चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल आप इसको चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। cot π/2 एंड देन t प्लस ऑफ π/4 इस तरीके से आप इसके सारे dy dx निकालेंगे। जो नेक्स्ट क्लास हम लोगों का होगा, दैट आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट व्हाट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास, इट विल बी मैक्सिमा मिनिमा, इट विल बी मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसका काफी एप्लीकेशन होगा। जो आप कोई भी फंक्शन पढ़ेंगे फिजिक्स में, फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में आप लर्न करेंगे, तो अगर उसके बारे में किसी कर्व में रिलेशन होगा, किसी तरह से भी अगर फंक्शन हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि वो फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमा होगा और कहाँ पे मिनिमा होगा, और उसी के बेसिस पे हम उसके क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा जब हम आएंगे, तो ये नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट होगा। आई होप आप तब तक क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार में समझ में आता है, वीडियो को पॉज करके लिखते जाएंगे, नोट बनाते जाएंगे। इससे क्या होगा, आगे आपको जो भी चीज पढ़ते हैं उसका नोट बनाना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब आप लिखते हो तो लिखने में आपका माइंड ज्यादा फोकस्ड होता है, कंसंट्रेट होता है, तो हम ज्यादा सीखते हैं, और जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, और आप फिर अपने कोर्स को जल्दी से जल्दी कमांड कर सकते हो, और कमांड करने के बाद आपका परफॉर्मेंस रिजल्ट बेटर होगा। So I hope it is okay. This class is for the ब्रीजिंग क्लास, थर्ड क्लास इट इज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के लास्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में होकर के हम लोग स्टार्ट कर देंगे इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन जैसे ही आपका खत्म होगा, तो जो बेसिक मैथ लर्निंग का केस था वो खत्म हो जाएगा, और आई होप उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे वेक्टर्स को। और वेक्टर जब खत्म होगा, तब आपका क्लास 11 का जो चैप्टर्स है, यूनिट एंड डायमेंशन, वहां से आपको मजा आएगा, फिजिक्स को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, और आप फिजिक्स के लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को समझ सकते हैं, डिस्कस करेंगे। और जेई मेन और जो नीट और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।